नावल तेरे जाने के बाद। राइटर सनिया शेख। किस नंबर 20। चाचू मेरी न्यू तार देखी है आपने? खिजर अपने सारे टॉयज बुराक के सामने बिखेरे बैठा था। तार? अबे कौन सी तार भाई? बुराक उसकी नकल उतारते हुए बोला। उफ चाचू, ये वाली तार। वो बड़ों की तरह सर पर हाथ मारता हुआ उसे अपनी रिमोट वाली नई गाड़ी दिखा रहा था जो वलीजा उसके लिए आज लाई थी। तार नहीं पागल, कार कब ठीक तरह से बोलेगा तू? बुराक ने उसे पकड़कर उसे फूले फूले कानों पर भर भर कर प्यार किया। मामा मुझे बचाओ, चाचू ने मुझे पकड़ लिया है। वो अपने बचाव में जाता हुआ हाथ पैर मार रहा था। बुराक ने उसके सारे बाल खराब कर दिए। भला पूरे घर को भला डरपोक। बुराक ने कशन उसके सर पर उठा के मारा। चाचू नहीं कर लेना ब्लीच मेरे बाल। मामा मुझे बचा ले मामा। वो जोर जोर से चला रहा था। ना करे बुराक भाई। वलीजा चाय का कप रखती फौरन दौड़ी आई। अरे जरा सा बच्चा है, इतनी जोर से कशन क्यों मार रहे हैं? वलीजा ने खिजर को अपनी तरफ आने का इशारा किया। तो ये भी तो देखो किस शिद्दत से शोर मचा रहा है, जैसे मैं अगवा कर रहा हूँ। बुराक ने हंसते हुए कहा। नौटंकी कहीं का। मास ने उसके बाल दोबारा खराब की, जिस पर वो वलीजा की तरफ भागा। पोपो आपो बचा ले मुझे, चाचू बहुत शरारती है। खिजर मुंह फैलाता हुआ बोला। वलीजा ने मुस्कुराकर खिजर अपनी गोद में ले लिया। आजा मेरे शहजादे, चाचू से बचा लिया। बुराक ने फौरन हाथ जोड़कर माफी मांगने का ड्रामा किया। ओहो मेरे जनाब, सॉरी सॉरी, आइंदा आपके बालों को कुछ नहीं कहूंगा। आपकी शान में गुस्ताखी नहीं होगी। नहीं आपसे मैं कटी। वो वलीजा के कंधे पे सर रखे अपना मुंह छुपा गया। वलीजा ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई। रामीन कहाँ है वलीजा? वो माम के पास है। वलीजा ने खिजर को गो से उतारते हुए कहा। खिजर आपकी मामा आपको बुला रही हैं, आप उनकी बात सुनकर आए। वलीजा ने बहुत प्यार से उसके बिखरे बाल संवारे। वो इस बात में सर हिलाता हुआ बाही की तरफ दौड़ा। बुराक अब भी उसकी तरफ देखकर खुश हो रहा था। वलीजा ने किन अखियों से अपने भाई को देखा जो कितना कमजोर हो गया था। आंखों के नीचे दरत जुगे के निशान, जल्द और बेनूर चेहरा। वो पहले वाला बुराक नहीं रहा था। सुबहान की आवाज़ पर दोनों चौंके जब वो दरवाज़ा खोले सीधा अंदर आ रहा था। वलीजा ने बाई के लिए जगह बनाई और बुराक जो उल्टा सीधा लेटा हुआ था सीधा होकर बैठा। सुबहान बुराक के सामने वाले सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। वलीजा ने आहिस्तगी से चाय का कप बुराक की तरफ बढ़ाया और फिर खुद भी एक तरफ बैठ गई। सुबहान की नज़रें बुराक के चेहरे पर टकी थी। वो कुछ देर बगैर देखता रहा, जैसे लफ्ज़ ढूंढ रहा हो। कैसे हो बुराक? सुबहान की आवाज़ हल्की और ठहरी हुई थी। बुराक ने नजरें चुराई, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। जिंदा हूँ भाई। बुराक ने गहरी सांस ली, निगाहें झुकाई। वलीजा ने फौरन भाई की तरफ देखा। आंखें नम हो रही थी। हिम्मत करो और खुद को माफ करो। सुबहान की आंखों में वही भाइयों वाली शफकत थी जो कभी बुराक के लिए एक डाल होती थी। आपने मुझे माफ कर दिया सुबहान भाई। बुराक की आवाज़ रूंध गई। सुबहान ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया, फिर नरमी से मुस्कुराकर बोला। तुम दोनों मेरे लिए औलाद की तरह हो। तुम दोनों से गाफिल मैं कभी भी नहीं था। गलतियां हम सब से होती हैं, पर जो सीख ले वही असल मर्द होता है। कैसा चल रहा है काम? उसने नरमी से पूछा। तुम्हारे नए प्रोजेक्ट की तो बहुत वाह हो रही है। इन नॉर्मल लोगों के लिए जो रहायशगाह तुमने बनवाई है, इस पर तो हर चैनल हर अखबारात बात कर रहा है। उसकी नज़रें बराह रास्त बुराक पर थी। बुराक ने नज़रें चुरा ली। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कोशिश की है। सुबहान ने एक लम्हा बुराक को खामोशी से देखा, फिर आहिस्ता से बोला। मगर तुमने खुद को क्यों ख़त्म कर दिया बुराक? तुम इस हालत में क्यों हो? वलीजा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। बुराक ने दिले से नजरें उठाई। ठीक तो हूँ हटा कटा, क्या हुआ मुझे? बुराक मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मशल अब हम में नहीं है। आगे की तरफ बढ़ो, जो हो गया उसे किस्मत का लिखा समझो। सुबहान उसे रसान से समझा रहा था। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दे भाई, मैं ठीक हूँ। आप लोग मेरी फिक्र ना करें। क्यों क्यों फिक्र ना करें? तुम हमेशा अपनी करते हो, फैमिली को कभी वैल्यू नहीं दी। जब मशल थी तब कौन सा कदर थी उसकी तुमने, अब वो नहीं है तो तुम उदास बने बैठे हो। न चाहते हुए भी सुबहान के मुंह से शिकवा निकल ही आया। वो जो फातिमा से वादा करके आया था कि वो कोई तलख बात नहीं करेगा, खुद पर इख्तियार खो बैठा। आपने इजहार कर ही दिया तो मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, मगर फिर भी बोल देता हूँ, मैं किसी भी लड़की के काबिल नहीं हूँ। बुराक की बात पर वलीजा तड़पी। बुराक भाई ऐसा तो मत कहे प्लीज़। मैंने आपके लिए देखी है एक लड़की ज़ैनब, वो बहुत अच्छी है और उसको आपकी सारी स्टोरी बताई है। वो आपसे शादी करने को तैयार है। आप एक बार उससे मिल ले प्लीज़। नहीं हरगिज़ नहीं। तो मेरी हमदर्द बनना चाहती हो तो बस खामोश रहो, मुझे किसी और की नज़रों में रुस्वा मत करो। वो वलीजा को साफ इनकार कर चुका था। तुम खुद को सजा देना चाहते हो अकेले रहकर, मगर बुराक तुम बहुत जल्द थक जाओगे। मोहब्बत नहीं थकाती, इंसान को तन्हाई थका देती है। ये पागलपन छोड़ दो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। सुबहान अब की बार उसे नरमी से समझा रहा था। जी तन्हाई में अपने लिए खुद चुनी है। जब मैं मशरक को कोई खुशी नहीं दे सका तो खुद कैसे खुशियों का ताजमहल बना लूँ? हर मसले का हाल शादी नहीं होता। अब लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। सुबहान मायूस होकर वहां से उठ गया था। इस वक्त बुराक कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। मजीद बात को बढ़ाना बेकार था। सुबहान ने उसे वक्त के दायरे पर छोड़ दिया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक कर देगा। अब डिनर पर क्यों नहीं आए? सब पूछ रहे थे।
वलीजा माँ से फ़ोन पर शिकवा कर रही थी। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से? माँ ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आपको मैसेज भी किया था, सोचा आप शायद मसरूफ़ होंगे। वलीजा ने बात को संभालते हुए कहा। मसरूफ़ तो मैं तुम्हें याद करने में था, वैसे तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है ना? फिर से शिकवा किया गया। ऐसी बातें ना करें, दिल दुखता है, आप जानते हैं ना। उनके बीच से उठना मुश्किल था। अच्छा, तो मैं अब तुम्हारी तरजीहात में नहीं रहा, मैं तो बस एक फालतू सा शोहर। माज बिला वजह बात को बढ़ा रहा था। अल्लाह ना करे आप क्यों होने लगे फालतू, ये नाराज़गी ख़त्म करें अब। बेचारी उसकी बातों से परेशान होने लगी। मैं आज रात तन्हा हूँ, खामोशी मेरे कमरे में गूंजेगी और नींद वो तो शायद मुझसे रूठ जाए। अब वो बाकायदा बरम दिखा रहा था। अफसोस, ये क्या ड्रामा लगा रखा है। आप इतने जज्बाती कब से हो गई? जज्बात तो तब से हो गया हूँ जब से तुमने मुझे इग्नोर करना सीख लिया है। आप ऐसे बरम न दिखाएं, सब समझ आ रहा है मुझे। फिर वही बात वलीजा, तुम जानती हो मैं तुम्हें मिस करता हूँ, फिर भी बार बार वही जिद। ओह अच्छा, बस सॉरी ना, आपको पता है ना बुराक भाई से बात करनी थी मुझे, सिर्फ एक रात की तो बात है। उसने नरमी से समझाने की कोशिश की। नहीं वलीजा, मसला सिर्फ रात का नहीं, मसला है दिल का। मास ने गहरी सांस ली। उफ, क्या डायलॉग मारा है, आपको फिल्मों में होना चाहिए था। वो शरारती अंदाज में बोली। मजाक उड़ा लो, आखिर को तुम्हारी अहमियत ही नहीं रही ना। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, आपको मिस कर रही हूँ। वो अफसरदा सी बोली। झूठी सच्ची मास, मुझे उम्मीद थी कि आप यहाँ आ जाओगे। लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ी। लेकिन क्या मास को उसकी बात का अधूरा छोड़ना पसंद नहीं आया? लेकिन आपने मेरी उम्मीद तोड़ दी, वलीजा ने हर लफ्ज़ खींच खींच कर कहा। अच्छा तो जरा पर्दा हटाओ अपनी खिड़की का। मास ने अपनी अपनी गंभीर आवाज़ में सरगोशी की। वलीजा ने एक नज़र सोई हुई रमीन पर डाली और उठकर खिड़की के पर्दे हटाए। वो सड़क पर अपनी गाड़ी में बैठा उसे फ्लाइपिंग किस बेच रहा था। उफ मिरल्ला माज, अब कब से खड़े हैं जहाँ? वलीजा परेशान होती उससे इस्तफसार कर रही थी। जान, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो 9 बजे से खड़ा हूँ। मुझे लगा तुम एक बार भी डिनर के लिए बुलाओगी तो मैं आ जाऊंगा, मगर तुमने तो पलट कर देखा भी नहीं। वो मासूमियत की सारी हदें पार करता हुआ वलीजा को बेतहाशा हंसने पर मजबूर कर गया। क्या चीज़ें हैं अब्बास, 3 घंटे से गाड़ी में बैठे हैं, अंदर आ जाएं प्लीज़, मुझे अब शर्मिंदगी हो रही है। मास कोई जवाब देता इससे पहले उसकी गाड़ी का शीशा किसी ने जोर से बचाया। मास ने विंडो की तरफ देखा तो वहाँ बुरा खड़ा था। वलीजा ने ऊपर से ही मास को देख लिया था। वो फ़ोन बंद करती पीछे हट गई थी। वो जानती थी अब मास बुराक को देखकर बीवी और बेटी को भूल जाएगा। शर्म नहीं आती जो लोगों के घरों पर नजर रखते हुए? बुराक ने उसका शीशा नीचे करवाते हुए कमर पर हाथ रखे पूछ रहा था। मास ने शीशा मुकम्मल नीचे किया और बुराक को संजीदगी से देखा। चल गाड़ी में बैठ। मास ने उसे आंखों के इशारे से फ्रंट सीट पर बैठने का इशारा किया। क्यों, बीवी का खुमार उतर गया सर से? बुराक हलोस करा रहा। फिर हंसते हुए अगली सीट का दरवाज़ा खोला और बैठ गया। मास ने गाड़ी स्टार्ट की तो खामोशी छा गई। तो फिर क्या प्लान है? बुराक ने मुस्कुराकर पूछा। आज तुझे अपने अपार्टमेंट में नहीं, अपने बंगले में लेकर जाऊंगा। बुराक ने गाड़ी की सीट से टेक लगा ली। मैं शादी नहीं करूंगा, सबको बता चुका हूँ। अगर तू वही गसरपटा टॉपिक स्टार्ट करना चाहता है तो अभी उतार दे मुझे। लोग तो दूसरी के लिए मर ही जाते हैं, जिंदा बीवी के होते हुए शादी चार रचा लेते हैं। तुम तो फिर बेवा हो। मास अपनी धुन में उससे बोलता जा रहा था। बुराक का कहका बहुत जानदार था। बेवा नहीं, बेवकूफ़ रंडावा। हाँ हाँ, तुझे इतना भी नहीं पता। माज ने कितने दिनों बाद अपने चार को जो हंसते हुए देखा। गाड़ी रात के सन्नाटे में आगे बढ़ती गई। दिल की गिरहें एक एक करके खुलती जा रही थी। सुबहान खिजर को पेट पर डाले खुद भी नींद की वादियों में जो रहा था जब फातिमा ने खिजर को आराम से उठाकर अपनी जगह पर लौटाते हुए सुबहान के सीने पर सर रखे बड़े लाट से उसे पुकारा। सुने अल्लाह खैर। सुबहान के मुंह से बेख्तियार ही निकला, जिस पर फातिमा ने सर उठाकर उसे घूरा। मेरा मतलब था सुनाए। सुबहान ने उसका सर दोबारा सीने पर रखा और माजरत की। सुबहान, अम्मी याद आ रही है मुझे, क्या मैं रहने चली जाऊं 2 दिन? दोबारा उसी लाट से सवाल किया गया। क्यों, आधी रात को किसकी अम्मी याद आती है? सोचा चुप करके वो उसकी बात पर नजरअंदाज करते फिर से आंखें मूंद गया। माँ को याद करने का कोई टाइम टेबल नहीं होता, हर बार याद आ सकती है। मेरी बात ना पकड़े, मेरी बात का जवाब दे चली जाऊं। नहीं। सुबहान के इनकार पर फातिमा का मूड बिगड़ा और वो सीधा होती बेड से टेक लगा कर बैठी। सुबहान ने उसे नजर भर के देखा। वो मुंह फैलाए बैठी थी। इस फातिमा यार, तुम पागल हो, सुबह याद कर लेना अम्मी को भी, सो जाओ। सुबहान ने उसे समझाने की कोशिश की मगर मुखालिफ नजरों से ही आंख से आके गोले बरसा रही थी। मैं कल ले चलूंगा फातिमा, नहीं रहना है मुझे वहाँ। वो जिद पर उतर आई थी। अभी 15 दिन पहले तो गई थी, बस कर दो, जीने दो उनको सुकून से। पूछकर अपनी आंखें खोली रख पा रहा था। क्या मतलब आपका? मैं उनको तंग करती हूँ? वो सुबहान की बात पर जिलजिलों की जिद में आई थी। मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती हो तो उनके साथ क्या करती होगी? वो उसे मजीद आग लगाता खुद नींद की वादियों में झूल रहा था। फातिमा ने एक नज़र अपने जालिम हमसफर को देखा जो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था। मेरी उंगलियों पर अब कहीं नाच ही ना ले, मगर किसी और चीज़ पर आपको ज़रूर नचा सकती हूँ। फातिमा शैतानी हंसी हंसते हुए अपने मोबाइल का वॉल्यूम फुल खोलती क़यामत के मंजर पर बयान लगा चुकी थी। जागो जागो मेरे भाइयों, गफलत की नींद से जागो, सो सोकर वक्त बर्बाद मत करे, आखिरत की तैयारी करे मेरे भाई। सुबह ने करवट बदली, फिर तकिया कान पर रख लिया, मगर फातिमा का इरादा कुछ और ही था।
सुबहान ने आदि खोलकर उसे देखा। सुबहान ने आंख भरी, फातिमा तुम एक अजाब हो। फातिमा हंसी से दोहरी हो गई, बस यही तो मुझे चाहिए था, अब मूड सही हो गया ना। सुबहान ने दांत पीसे, तुम बदला लेती हो। हाँ, शौक अंदाज में फातिमा ने कहकर लगाया, और बदला भी ऐसा जो हमेशा याद रहे। मैं तो बस अपना दिल बहला रही थी। ये दिल बहलाना नहीं, दिल चलाना है। सुबहान दांत पीसते हुए बोला। उसने सोए हुए खिजर पर नजर डाली जो उनकी बातों से डिस्टर्ब होता अब हिल रहा था। फातिमा बंद करो इसे। सुबहान ने मोबाइल हाथ से लेते उसे पावर ऑफ किया और टेबल की साइड ड्रा में रखा। अब उसकी सर्द निगाहें फातिमा के चेहरे पर थी। फातिमा ने उसके चेहरे के सख्त तासरात देखते हुए अपनी बतीसी अंदर की। वो मैं तो मजाक कर रही थी, मैं क्यों लेने लगी बदला। वो गर्दन को नफी में हिलाती साइड टेबल का लैंप बंद करती खामोशी से लेट गई थी। सुबहान ने उसके शराफत से लेटने पर खुद की तरफ का भी लैंप बंद किया। बंदा अब मजाक भी ना करे। वो हल्की हल्की सरगोशी करते खुद से बातें कर रही थी। अचानक सुबहान ने एक झटके से खुद के करीब किया। वो अचानक होती इस वारदात पर हड़बड़ाई। मैं अगर इस वक्त बदला लेने पर आ गया तो तुम्हारी नन्ही सी जान बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नींद आ रही है तो मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हें पुरसुकून करने के लिए। कहो तो अपनी खिदमत पेश करूं। सुबहान की भी बाग जसातों पर उसकी बोलती तो बंद हो ही चुकी थी, रंग भी फक हो गया था। सो जाए, एक मरी हुई आवाज़ गले से नमूदार हुई। नहीं बेगम, मैं आपका गुलाम, आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला। अब बस हुक्म करे कैसे नाचना है। वो अपनी गंभीर आवाज़ में उसके कानों की लू को सुरख कर गया। फातिमा सुबहान के सीने में समाई उसी से राह फरार ढूंढ रही थी। फातिमा की बचकाना हरकत पर सुबहान को बेतहाशा प्यार आ रहा था। मूड बनाकर अब खुद मैदान छोड़कर भाग रही हैं। बेगम, गुलाम को जरा मौका दीजिए। गुलाम हाजिर है। वो उसकी वारा लिट्टों को एक हाथ से हमेशा की तरह खींच गया, मगर फातिमा ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। गुड नाइट, एक और मुख्तसर सी आवाज़ हलक से बरामद हुई। सुबहान को उसकी हालत मज़ा दे रही थी। फिर उसे मजीद तंग करने का इरादा बंद करते हुए उसे खुद में किसी कीमती शय की तरह खुद में समेट लिया। वो खामोशी से उसके सीने पर सर रखे लेटी रही। दिल जैसे धड़कना भूल गया हो या शायद बहुत तेज धड़क रहा हो। सुबहान के आगोश में दुनिया का हर खौफ, हर उलझन, हर शर जैसे बेमानी लगने लगती थी। मशल सनी को छोड़ने के लिए आज मशल नगरी आई थी। मशल की आंखें बाढ़ आई, दीवार पर लगी तख्ती पर नजरें जा टिकी। मशल नगरी ज़हनी मजदूर अफराद के लिए महफूज पनाह का। कितनी खुश नसीब होगी वो मशल जिसकी मोहब्बत में किसी ने इतना नेक काम किया। फिर वो सनी की तरफ मुतवज्जा हुई। देखो सनी, तुम कोई शाद नहीं करोगे जहाँ, और ना ही किसी को मारोगे। जहाँ पर अच्छे बच्चों की तरह रहोगे, ठीक है। फिर मैं शाम को आऊँगी मिलने। अच्छा, जहाँ वलीजा है मैं उसको नहीं मारूंगा, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं इसको नहीं मारूंगा। वो अपनी ही धुन में बोल रहा था। मशल ने गहरी सांस लेते हुए अपने भाई की तरफ देखा। वो पागलपन में भी वलीजा को नहीं भूला था। वहाँ के इंचार्ज सनी को अंदर ले गए थे। मशल से जाता देख रही थी। असद, क्या मैं रोज़ मिल सकूंगी ना इससे? और क्या मैं जहाँ रह सकती हूँ? मतलब बस एक कमरा मिल जाए, मुझे इतना बड़ा हॉस्टल है, मैं जहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँगी। मशल, आप ये परेशान मत हो, ये उनका स्टाफ बहुत ख्याल रखेगा। आप अपनी जॉब के बाद आराम से मिल सकती हैं। और रही बात आपकी जहाँ रहने की, तो यहाँ के मालिक बहुत नरम दिल हैं। जो यहाँ काम करते हैं उनके तो कमरे हैं, शायद आपके लिए भी कोई जगह निकल आए। आपको बस मिलना पड़ेगा यहाँ के मालिक से। और आपको पता है ये आपके नाम से है मशल नगरी। किसी ने बहुत देर से इन दोनों जगहों के लिए किसी ने बनाया है अपनी मशल के लिए। वो मशल वाकई खास होगी। बड़ी हसरत से ये अल्फाज उसके मुंह से निकले थे। मैं कब मिल सकती हूँ यहाँ के मालिक से? अभी वैसे तो वो कम कम ही आते हैं, मगर जहाँ मैं आपको उनका फ़ोन नंबर ला देता हूँ, आप पहले फ़ोन पर बात कर ले, ज़रूरत पड़ी तो मिल लीजिएगा। असद की तजवीज़ उसके दिल को भाई। अब चलिए, आपकी आज हमारी यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, आपको लेट नहीं होना चाहिए। असद ने घड़ी में टाइम देखा और गेट की तरफ इशारा किया। मशल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बैग उठाया और असद के हमला कदम बढ़ा दिए। असद ने उसके चेहरे के तासरात को बगौर देखा और नरमी से कहा, आपकी यूनिवर्सिटी मशल नगरी के बिल्कुल बराबर में है। चाहे तो वक्फे में आकर जहाँ भी मिल सकती हैं, या सिर्फ देखने आ जाए। इरादा तो यही है मेरा भी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। वो उसकी दिल से शुक्रगुजार थी। कोई बात नहीं, आपको यूनिवर्सिटी भी दिखाकर क्लास में जाऊंगा। वो कहता हुआ वहां से मशल को ले गया। मशल नगरी के बराबर में ही उनकी यूनिवर्सिटी थी। वो काफ़ी वसी और खूबसूरत बनी हुई थी। असद को उसके साथियों ने घेर लिया था। वो असद के साथ किसी पर्दादार खतून को देखकर हैरान हो रहे थे। वेलकम मैम, आपका यहाँ पहला दिन है। असद ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जिसे वो सरस से नज़रअंदाज कर गई। माजरत में गैर महरम से हाथ नहीं मिलाती, वो साफ जवाब देती पलटी। मगर मैम, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आपको मुझसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। वो शदीद हैरत में था उसकी बात पर। मशल रुकी और तहम्मुल से उसे समझाते हुए बोली, मुझे हर गैर महरम से मसला है। अब तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ मिलती हूँ। असद उसे जाते हुए देख रहा था। कौन थी भाई जी इस कदर पर्दादार खतून? उनकी आंखें भी मुश्किल से नजर आ रही हैं। असद के साथ खड़ी उसकी क्लास फेलो ने हैरत से पूछा, ये मिस बतूल की जगह सब्स्टिट्यूट टीचर हैं, ट्रेनिंग के लिए आई हैं, अच्छी लग रही हैं, क्या नाम है इनका?
मशर कुरैशी असद अपने दोस्तों को क्लास की तरफ ले जाता हुआ उनकी सारी तफसीर बता रहा था। मशर के हाथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिसे वो गौर से दिख रही थी। उस पर एक फोन नंबर लिखा हुआ था। उसने वो कागज फोल्ड करते हुए पर्स में संभाल कर रखा। क्लास के बाद वो मशर नगरी के मालिक से बात करने की ख्वाहिशमंद थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ये छोटी सी कॉल उसकी तकदीर फिर से बदलने वाली थी। बशर को जहाँ मिल गई थी वो लम्हा जैसे उसकी ज़िंदगी में पहली रोशनी की किरण बनकर आया था। सुबह से ही वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती जा रही थी। आंखों में सपने और दिल में एक नया हौसला। वो जानती थी कि सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि असल इम्तहान अब शुरू होने जा रहा है। उसे अब हर हाल में अपना दूसरा काम निपटाना था। मशर नगरी के मालिक से मुलाकात। मशर ने खामोशी से अपने बैग की जिप खोली। एक छोटे से खाने पर वो पर्ची निकाली जिस पर हाथ से लिखा एक नंबर दर्ज था। मशर नगरी के मालिक का नंबर। उसने गहरी सांस ली। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। उसने मोबाइल उठाया, नंबर डायल किया। हर बेब के साथ उसका दिल जैसे एक नई गहराई में डूबता जा रहा था। टू 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 काफी देर बेल बज जाती रही। मशर की उंगलियां सर्द हो चुकी थी। दिल में कई सवालात, कई अंदेशे, कई उम्मीदें। अगर इन्होंने कॉल उठा ली तो क्या कहूंगी, अगर इन्होंने डांट दिया तो। मगर वो जानती थी पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। फिर एकदम से कॉल उठाई गई। हेलो। एक बारी मतवासन आवाज़ दूसरी जानब से उभरी। ये आवाज़ वो किसी शहर में जकड़ गई। ये आवाज़ तो कोई जानी पहचानी लगती थी, मगर कौन? वो तो समझी थी मालिक कोई और उम्र सीधा इंसान होगा, मगर ये आवाज़ तो किसी यंग लड़के की थी। हेलो भाई, कुछ बोलोगे भी आगे से या सिर्फ मेरी आवाज़ सुनकर ही टाइम पास करना है? मुखालिफ काफ़ी सड़े हुए मूड में लग रहा था। मशल तो उसकी आवाज़ के शहर में ही खो गई थी। फिर खुद को लांत मलामत किया कि नामहरम की आवाज़ पर इतना गौर कैसे कर सकती है वो गला खनखाती हुई बोली, क्या मशर नगरी के मालिक बात कर रहे हैं? अब खामोशी दूसरी तरफ से थी, गहरी खामोशी, एक सन्नाटा। हेलो, क्या मुझे सुन रही हैं मोहतरम? मशर को लगा शायद कार बंद हो गई है। कौन है आप? अब की बार वो कदर नरम लहजे में बोला, आवाज़ में बेयकीनी सी थी। जी, मैंने मशर नगरी में आज अपने भाई का अंदराज करवाया है। मुझे रहाइश का मसला है, मैं उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकती। आप उसके इंस्टीट्यूट की बहुत तारीफ सुनी तो मैं भाई को ले आई, मगर अर्ज ये किया है कि क्या कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है कि मैं भी भाई के साथ रह लूँ, कोई पार्ट टाइम जॉब ही सही, ताकि मेरा भाई मेरी नज़रों के सामने हो। मशर ने पूरी सच्चाई से हकीकत बयान की थी, मगर फ़ोन के उस पास शख्स उसकी बातों से ज़्यादा उसकी आवाज़ में खोया हुआ था। कौन हो तुम? वो डायरेक्ट आपसे तुम पर आ गया था। मुशरफ को वो अजीब सा लगा। देखिए, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आप इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते हैं तो बता दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुशरफ उससे फिर से इल्तिजा कर रही थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो फिर मुखातिब हुआ। आपका काम हो जाएगा, आपको रहने की जगह फ्राहम हो जाएगी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मुशरफ को बार बार उसका नाम पूछने पर उलझन हो रही थी। आप अपना नाम बताएंगी तो आपका नाम वहाँ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। बीबी, आप नाम बताएं। फिर वही सवाल दोहराया। गुल। इस नाम से मेरा रिकॉर्ड है वहाँ, आप बेफिक्र हो जाए। मैं कोई तकरीब का नहीं हूँ, बेसहारा और सिर्फ चाचा है जहाँ मैं अपने भाई के साथ अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकूँ। बशर की बात फ़ोन के पास शख्स के दिल पर जा लगी। वो अभी आवाज़ के सहर से ना उभर पाया था। आपको आज ही कमरा मिल जाएगा, आप वहाँ चली जाएं, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो आप बिला झिझक मुझे बता सकती हैं। बशर ये सुनते ही खुल उठी थी। उसकी दुआएं रंग ले आई थी। वो जैसा चाहती थी अल्लाह ने वैसा ही इंतज़ाम भी कर दिया था। जी, जज़ाक अल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको उसका अजर दे, अल्लाह हाफिज़। वो उसका शुक्रिया अदा करती फ़ोन बंद कर गई थी, और फ़ोन के उस पार बैठा इंसान किसी गहरी और पुरानी याद में डूब गया था। बुरा खामोशी से अपने बेड के किनारे बैठा था। मोबाइल उसके हाथ में था, मगर निगाहें स्क्रीन पर नहीं, किसी दूर खला में जमी हुई थी। माथे पर हल्की सी शिकन, लबों पर खामोशी की मेहर, और आंखों में उलझनों की परछाइयाँ। कोई सवाल बार बार ज़हन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। कमरे का दरवाज़ा चिरचाया और माज अंदर दाखिल हुआ, हमेशा की तरह अपनी रवायती शौकी के साथ। ओए भाई, क्या सोच रहा है इतनी गंदी शक्ल बना के? वो मुस्कुरा कर बोला, और पास आकर बुराक के कंधे पर चपत मारी। बुराक ने चौंका, उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट भी जैसे आधी अधूरी थी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो नजरें चुराते हुए बोला, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। अच्छा, तो मुझसे भी पर्दादारी है? माज ने मशकूक नजरों से उसे देखा, और फिर मोबाइल उसके हाथ से खींच लिया। किससे बात कर रहा था? माज ने एक आईब्रो को उठाते उसे खोजने वाले अंदाज में देखा। बुराक ने जल्दी से मोबाइल वापस लिया। पागल है क्या? मेरा कौन है जिससे बात करूंगा? माज हंस पड़ा। हाँ भाई, तेरे चेहरे पर लिखी हुई कहानी ही काफी है कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। मुझे इस फोन की जरूरत नहीं, अब बता भी दे, मसला क्या है? झूठ बोलना तो मुंह भी तोड़ दूंगा, सच बोल, सिर्फ सच। बुराक ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, यार एक लड़की की गाल थी। वो थोड़ा आहिस्ता से बोला, अच्छा तो शादी क्या फिर कर रही है? कर ले शादी। माज अभी भी मजाक के मूड में था। यार तो मेरी बात सुन तो ले। बुराक ने नाराजगी का इजहार किया। अच्छा चल आगे बता, क्या कहती है वो लड़की? माज उसकी आवाज़ हो बहू मशल जैसी थी। मुझे बार बार महसूस हुआ जैसे मैं मशल से बात कर रहा हूँ। माज ने उसे घूर कर ऊपर से नीचे तक देखा। तो फिर तो और भी अच्छा है, तुझे किसी लड़की में मशल तो नजर आई, अब तो आराम से मशल को भूल जाएगा। बुराक ने आंखें घुमाकर अपने दोस्त को देखा, जिसकी अकल आज घास चढ़ने गई हुई थी।
मास वो बेसहारा औरत है और एक इब्नार बाई है उसका, कोई जगह चाहे रहने को वही बंदोबस्त करने को बोल रही थी, तो फिर दिल में जगह देना इस बेसहारा लड़की को वहां से जहाँ कोई अच्छी जगह होगी। मास ने एक आंख भी करते हुए उसे अच्छा खासा जिच किया था। मास तो शादी के बाद खिसक गया है, अच्छा खासा हुआ करता था तो करवा लेना तू भी शादी, तो भी बदल जा। लोग अब तुझे तरस भरी निगाहों से देखते हैं, क्यों सबकी नजरों में बेचारा बना रहता है जबकि तू है नहीं। क्यों क्या लोग फरिश्ते हैं जब वली हैं या खुदा बन बैठे हैं? क्यों उनके म्यार के मुताबिक खुद को डालूं? लोगों को दफा कर, मेरी बात सुन, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, कसम से सच कहता हूँ। वो आवाज मशर की ही थी। ब्राक ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की। तो यही तो कब से बकवास कर रहा हूँ कि तू उसे सहारा दे, तुझे तेरी मशल भी मिल जाएगी। माज, मुझे वलीजा के साथ बहुत हमदर्दी है, बेचारा कैसे गुजारा करती होगी तेरे साथ। तो अजीबो गरीब और पागल आदमी है, मैं जा रहा हूँ, तुम मर अकेला। बुराक नाराज होता गाड़ी की चाबी उठाता वहां से निकलने को था। लो कर लो बात, एक तो बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ और ये भाई साहब मुंह ही सीधा नहीं करते। और बात सुन, अपनी बहन को घर वापस बहुत रह लिया वहाँ, नकम्मी अपना शोहर ऐसे ही छोड़ा हुआ है मुलाजमों के सर पर। बूढ़ा कहाँ दरवाजे के हैंड पर था मगर जुमला सुनकर वो रुक गया। आज भी नहीं आएगी तो फिक्र ना कर, उसे आज मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो नौकरों के हाथ का ही खा। वो उसका खून जलाता हुआ बाहर निकल गया। कहाँ ले जा रहा है मेरी बीवी को? रुक, वो बुरा के पीछे भागा। अबे रुक ना, क्या कहा? मेरी बीवी को कहाँ ले जा रहा है? फिर एकदम से वो चप्पल घसीटता हुआ उसके पीछे भागा। उस बुरा कहाँ ले जा रहा है मेरी बीवी को? रुक, तू होश में तो है? रुक बराक। मास गुस्से से पागल हो गया। जीना फलांगता हुआ नीचे आया। तू मेरी बीवी को मुझसे छीनेगा? तुझे शर्म नहीं आती? हाँ नहीं आती, बर्दाश्त नहीं हो रही तेरी खुशी मुझसे। बुराक अब उसकी क्लास लगा रहा था। बुराक, मैं तुझे हंसा रहा था। अच्छा सुन बैठ, हम वो मुशर की आवाज वाली बात करते हैं। मास ने उसे रोका। चल हट, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो बर्फ दिखाता गाड़ी में बैठा। तो दोस्त ही रह, मेरा सराहना बन। बुराक, मुआज ने उंगली उठाकर धमकी दी। सराला किस बला का नाम है जो तुझे कुछ देर में मालूम हो जाएगा। बुराक आंखों पर अपने गिलासेस चढ़ाते उसे शरारत से देख रहा था। तुझे मैं देख लूंगा। बुराक मास लगा औरतों की तरह लड़ रहा था। देख लेना पूरी वजाहत से, अच्छे जाविये से, बुराक ने कहकर लगाया और मोबाइल निकालकर मास के सामने लहराया। वीडियो कॉल पर क्या बकवास है ये? मास ने चिढ़कर कहा। आज तेरी बीवी और बेटी मेरी मेहमान है और तू वीडियो कॉल पर हम सबको खुश देख के बस सचता रहना। चल हट, मेरी गाड़ी से दूर हट, खामखा नीचे आ जाएगा और मेरी बहन बेवा हो जाएगी। ब्राक ने सारे हिसाब किताब बराबर करते हुए आज मास को हैरान कर दिया था। आज सारे हिसाब किताब बराबर हो गए। मास, आज जो मार दी है तुझे, उसकी जलन तुझे हफ्तों रहेगी। गाड़ी धुआं छोड़ती हुई आगे बढ़ गई और मास बस खरा उंगली दांतों तले दबाए सोचता रह गया। आज पूरा साला ही लग रहा था कमीना। ये जरा वलीजा का दिमाग तो ठिकाने लगाऊं। एक रात की इजाजत मांगी थी, अब पहल ही गई है। वलीजा, क्या तुमने बुराक से शादी की बात की थी? नौशीन ने बेचैनी से सवाल किया। जी, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। वो शादी करना ही नहीं चाहते, खुद को बस तकलीफ में रखकर खुद से बदला ले रही हैं। वलीजा ने मायूसी से नौशीन को रात वाली सारी दास्तान सुनाई। ये सब मेरा कसूर है। ना मैं सनी जैसा बेटा इस घर में गुजारती, ना मेरे बच्चों की जिंदगी खराब होती। मैं बहुत बुरी माँ हूँ वलीजा, बहुत बुरी। नौशीन अपने किए पर पशेमान थी। अम्मी, जो बीत गया है उस पर रोने से क्या हासिल होगा? जो आने वाला कल है उसकी फिक्र करे। ये सब लिखा था और ऐसे ही होना था। अब खुद को पुरानी बातों से निकाल ले। ठीक कहती हो, मगर बुलाकर कुछ ऐसा करो। कैसे इतनी लंबी जिंदगी गुजारेगा? क्या करेगा? तुम माज को बोलो, इसे समझाए, उसका दोस्त है, शायद उसकी बात मान ले। बोलते बोलते अल्फाजों में नमी नुमाया थी। माँ थी और अपनी की गई गलतियों पर शर्मिंदा भी, मगर कुछ गलतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका असर ताहयात हमारी जिंदगी को मुतासर करता है। सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था जब उसकी नज़र अपने नन्हे सुपर हीरो पर पड़ी, जो फर्श पर बैठा अपने स्पाइडरमैन वाले छोटे से बैग में बड़ी मेहनत से कुछ रख रहा था। मेरा लिटिल बॉस क्या कर रहा है? सुबहान ने मुस्कुराकर पंजों के बल बैठते हुए पूछा। खिज़र ने मासूमियत से ऊपर देखा, फिर अपनी तोतली जुबान में जवाब दिया। पापा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा बेटा कहाँ की तैयारी कर रहा है? सुबहान ने हैरत से पूछा। नानू के पास। अच्छा, और जी नानू के घर जाने की इजाज़त आपको किसने दी? सुबहान ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। मामा ने। वो उसकी हल्की सी पेट पर मासूमियत से हाथ फेर रहा था। और मामा को किसने दी? अल्लाह मियाँ ने। उफ, आपको इतना भी नहीं पता? सुबहान उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। मगर मैंने तो आपको इजाज़त नहीं दी। मैं सोचा मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर। वो उसकी नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए बोला। ओ बस, आप तो से जा सकते हैं वहाँ, आप तो लीच है ना? क्या मतलब लीच? ये क्या होता है पापा? लीच आप मैजिक से सब ले सकते हैं, आपकी सारी विश फेरी पूरी कर देती है। वो अपनी तोतली जुबान में उसे समझाने की कोशिश में था। आज यू मीन रिच? राइट, यस। वो अपनी गर्दन को जोर जोर से हिला रहा था। अच्छा, तो फिर रिच पापा आपकी नानू के घर क्यों नहीं जा सकते? सुबहान ने उसके नन्हे से दिमाग को पढ़ना चाहा। आपको नानो हाउस पसंद नहीं है? वो लीच नहीं है ना, और इनका गुल भी ब्रोकन है। वो थाना भी नीचे बैठ कर खाते हैं।
खिजर ने फख्र अंदाज में कहा और अपने बैग की जेब बंद की, जैसे अब नाना हाउस का मिशन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका हो। आपको ये सब किसने कहा? मम्मा ने। नो पापा, मैं बल्ला हो गया हूँ। आई नो। मामा ताना को बोलती हैं आप बिजी हैं, आप नहीं आ सकते, मगर आप तो गुल पे होते हैं। मामा झूठ क्यों बोलती हैं? सुबहान उसके मासूम सवालों पर गंग हुआ था। कुछ लम्हे खामोशी में गुजरे, फिर सुबहान ने गहरी सांस ली और नरमी से उसके छोटे से हाथ को थाम कर बोला, नो खिजर। खिजर ने सवाली नजरों से उसे देखा। सुबहान ने उसकी पेशानी को चूमकर मधुर आवाज में कहा, मामा को ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात। मामा झूठ नहीं बोलती, मेरी मिस्टेक है, मुझे आना चाहिए, वो सब तो बहुत प्यार करते हैं। खिजर के नन्हे दिल ने शायद पूरी बात ना समझी हो, मगर उसने पापा की शर्मिंदगी को महसूस कर लिया। उसने सुबहान के गाल को छुआ। आप भी चले। सुबहान ने सर हिलाया। मैं आज मामा को सरप्राइज दूंगा, वादा है मिलिट्री बॉस। तुम्हारा पापा हर वादा निभाएगा, मगर मामा को नहीं बताना, ये हम दोनों का सीक्रेट है। सुबहान ने आंख मारते हुए कहा। खिजर खुशी से अपने बाप के गले लग गया। सुबहान गहरी सोच में डूब गया। कितना लापरवाह हो रहा हूँ मैं, और फातिमा ने कभी शिकायत भी नहीं की। अब भी मैं लाइलम ही रहता अगर खिजर नहीं बोलता तो। अब मैं अपनी बीवी बच्चों को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मशल अपनी फाइल समेट रही थी जब अचानक उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने चूम कर फोन देखा। नंबर वही था, मशल नगरी का। कार उठाई। दूसरी जानिब खुशी इखलाक से खातून की आवाज़ आई थी, अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं मशल से बात कर रही हूँ? जी जी, मशल बात कर रही हूँ। उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं मशल नगरी ऑफिस से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। मशल की पलकें भीग गई, मगर वो मुश्किल अपनी आवाज़ को काबू में रखते हुए बोली, वाकई बहुत शुक्रिया जी। अब बताइए, सारे अमल को मुकम्मल करने के लिए आपको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपने जहाँ पर नाम गुल लिखवाया है, जबकि आईटी कार्ड में आप मशल अंसारी है, जबकि नादरा में आपका डाटा मशल कुरैशी के नाम से है। ये बहुत हैरान कुन है, आपको ये दुरुस्त करवाना पड़ेगा मैम। मशल ने उसकी बात पर गहरी सांस ली। जी गुल मेरी दोस्त हैं, इन्होंने जहाँ बाइक का एडमिशन करवाया था तो वो उनके नाम से है, और मशल अंसारी मेरे शादी से पहले का आईटी कार्ड है, अभी तक मैंने तब्दील नहीं करवाई। इट्स ओके मैम, आप तो बेसिकली मशल कुरैशी हैं, तो आपको ये आईडी अपने हस्बैंड के नाम करवाना पड़ेगा, फिर हम लीगली आपको आपका रूम अलाट कर देंगे। बात सुने, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मशल परेशान हुई। इट्स ओके मैम, आप आ जाए, मैं देख लेती हूँ मैं इस मसले में क्या कर सकती हूँ। सो नाइस ऑफ यू, मैं शुक्रगुजार होंगी अगर आप मेरा काम जल्द करवा देंगी। बिजला उम्मीद अंदाज में बोली, हैव अ नाइस डे। यस श्योर मैम। फ़ोन बंद हो चुका था। मशल ने गहरी सांस भरते हुए अपना बोझ उतारा। मुझे अब जिंदगी गुजारने के लिए मशल कुरैशी बनना पड़ेगा। तुम कुछ ना होकर भी बहुत कुछ हो बुराक। मुझे तुम्हारे नाम का सहारा न जाने कहाँ मशल लेना पड़ेगा, और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। मशल ने घड़ी की तरफ नजर मारी। अभी तो नादरा का ऑफिस खोला था, आज ही आईडी कार्ड की तब्दीली करवा लेती हूँ। वो अपनी चीज़ें समेटती वहाँ से जल्दी में निकली। बुराक मशल नगरी के राउंड पर था जब उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन मसूल हुआ, प्लीज कलेक्ट योर आईडी कार्ड रिक्वेस्टेड एज मशल कुरैशी ऑन दिस ड्यू डेट। वो नादरा वालों की तरफ से था जो इसे इन्फॉर्म कर रहे थे कि उसकी बीवी का आईडी कार्ड एक हफ्ते बाद मसूल हो जाएगा। मशल एड्रेस चेंज करवाना तो भूल ही गई थी, और आईडी कार्ड पे बुराक के एड्रेस रजिस्टर्ड हुआ था। बुराक ने 3 दफ़ा वो मैसेज पढ़ा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और फिर जहन सनी की तरफ गया। कहीं सनी तो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा, मुझे माँ से बात करनी चाहिए। मशल के आईडी कार्ड से वो क्यों छेड़छाड़ कर रहा है? वो बहुत तेजी से मशल नगरी की बिल्डिंग से निकल रहा था जब उसकी असिस्टेंट ने उसे रोका। सर प्लीज़, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। मिस सारा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्लीज़ इस वक्त मुझे कहीं जाना है। वो उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था। सर मैं सिर्फ 2 मिनट ही लूँगी प्लीज़। सर आपने सुबह जिनके लिए कहा था उनकी आईडी कार्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्या हम उनको रूम पहले से दे सकते हैं? सर उसके साथ चलती हुई पार्किंग तक पहुंची। हाँ दे दो, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं देख लूँगा। बुरा गाड़ी में बैठता हुआ अपना सीट बेल्ट लगा रहा था। ओके ठीक है सर। मुशल अंसारी से मसलन कुरैशी के आईडी से रजिस्टर हो रही है, आपको इन्फॉर्म करना था। हैव अ नाइस डे सर। सरा अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती वहाँ से वापस चली गई। बुरा जो गाड़ी को भी मोड़ रहा था, सारा की कोई बात वजह से नहीं सुनी थी, मगर अचानक उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया। सारा की बात उसके कानों में दोबारा गूंजी, वो मशल अंसारी से मशल कुरैशी हो जाएंगी। आईडी में प्रॉब्लम है सर, प्लीज़ कलेक्ट योर आईडी रिक्वेस्टेड एज मशल कुरैशी ऑन दिस ड्यू डेट। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में एक साथ घूम रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आज सुबह वाली लड़की की आवाज़, मशल का आईडी, इतने सारे इत्तेफाक। वो सड़क के बीच गाड़ी लिए खड़ा था। वो फैसला नहीं कर पा रहा था वो मास के पास जाए, उसे सनी का बताए, जब मशल नगरी से सारा से मशल की तफसील पूछे। वो बुरी तरह अपना सर हाथों में चकरे बैठा था। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन है ये मशल, और कौन है वो जो आईडी कार्ड की एप्लीकेशन दे रही है? ये सब उसकी समझ से बाहर था कि वो पहले कहाँ जाए। तुम पागल हो चुके हो मेरा, बिल्कुल दीवाने। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम अपने दिमाग का इलाज ही करा लो। कभी तुम्हें मशल की आवाज़ सुनाई देती है, कभी तुम्हें मशल का नाम सुनाई देता है, कभी वो तुम्हारी मशल नगरी में आती है गुल बनकर। मास बना को कोफत बड़ी निगाहों से देख रहा था जो उसके ऑफिस में आकर धुंधुनाता हुआ उसका सारा काम लिखवा चुका था। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन करो मेरी बात का, वो मशल ही है, वो 100% मशल है। बुराक मास को समझाने की कोशिश कर रहा था। मास ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वो एक अदा से ताली बजाकर बोला,
वाह भाई कमाल हो गया है, तू तो इश्क में फना होने वाला आशिक, ये सब इश्क की कोई खतरनाक किस्म है। बस करते मियाँ, मुझे तो अब यकीन हो गया है कि तू सिर्फ पागल नहीं बल्कि मोहब्बत में मुबतला मरीज है, और वो भी एडवांस लेवल का। वो उसका मजाक उड़ा रहा था, उड़ा ले जितना मर्जी मजाक उड़ा ले, मगर मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूँ कि वो लड़की मशल ही है, वो लड़की मेरी मशल है। उसकी बात हो बहू मशल जैसी थी। फिर तू सोच, इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते, आखिर कुछ तो है ना। देखो मात, हमें मशल की लाश भी तो नहीं मिली थी ना। फिर इन सब अंसारी फैमिली का गायब हो जाना, ना सनी का पता ना उसके माँ बाप का पता, यानी पूरा खानदान रातों रात गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कभी? तो बता, सेंटर पोक नहीं था कि कहीं छुप जाता? कोई बात है मेरे भाई, बुराक की पूरी कोशिश थी कि वो किसी तरीके से मास को कायल कर ले। देख बुराक, मैंने बहुत सुनी तेरी, तो काफ़ी देर से बहुत कुछ बदल चुका है, बस इससे ज़्यादा अब तो कुछ नहीं कहेगा। मशा जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, वो हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है। यही हकीकत है, और इस चीज़ को तस्लीम करो। यार तू क्यों नहीं मेरा यकीन करता? मैं कोई पागल थोड़ी हूँ जो इतनी बड़ी बात तुझे कहूँगा। तो चल मेरे साथ, हम इस लड़की को ढूंढते हैं, तुम देखना वो मुश्किल ही होगी। माज को इस वक्त बुराक कोई पागल दीवाना लग रहा था, और अगर माज उसकी ना सुनता तो यकीनन वो उसे पागल कर देता। ठीक है, मान लो कि वो लड़की मुश्किल है, ठीक है मैंने मान लिया वो मुश्किल ही है। उसके बाद क्या होगा बता, उसके बाद क्या क्या है? अगर लड़की जिंदा है तो वो तुझसे जानबूझकर छुप रही है, जब वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती, जब वो तुझसे नफरत करती है। अब अगर मुश्किल के सामने चला भी गया और उसने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, उसने अपना रिश्ता तेरे मुंह पर मार दिया, तो फिर तू क्या करेगा? तेरे पास कोई और रास्ता है? मास ने उसके कंधे पर हाथ रखे उसे समझाया, वो उसके हाथ झटक गया। तू दोस्त नहीं है मेरा, अब तेरे दिल में मेरी तकलीफ कोई एहसास पैदा नहीं करती, तू बस वजीजा का शोहर बन गया है। वो पीछे हटा, जैसे मास से दूर होना चाहता हो। मैं अपने तमाम मसाइल खुद हाल कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। जो जुमला मास पर चट्टान की तरह गिरा, वो सुन होकर खड़ा रह गया। बुराक, वो धीरे से बोला, दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक में नहीं होती, सच कहने का हौसला भी दोस्ती ही देती है। और अगर मेरी बातें तुझे जहर लगने लगे तो ठीक है, फिर मैं उनसे बाद कोई सच नहीं बोलूँगा, फिर तेरे झूठ को ही सच मान लूँगा। तुझे अभी मेरी बातें झूठ लग रही हैं। ब्राक झूठ नहीं बोलता, तू जानता है माज, ना ही मैं पागल हूँ और ना ही मैं दीवाना हूँ। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो, मेरी मशल जिंदा है, और तुम देखना वो एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आएगी। मैं तुझसे तब पूछूंगा, मेरे सामने तो वो तब आएगी जब वो तेरे सामने आएगी, पहले उसे तो देख ले। तुझे वो मिली नहीं, तू मुझे कैसे दिखाएगा? अच्छा ठीक है, मिलते हैं, इस लड़की को बुलवाओ। उस लड़की को कहाँ मिलेगा? कोई पता पता मालूम है उसका? कहाँ रहती है, कहाँ से आई है? मास अब कदरे धीमे लहजे में बोला, तुझे चाहिए तो मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मास कि वो मेरी मशल नगरी में ही चल कर आई है, वो वही पनाह ढूंढ रही है, उसे रहने के लिए घर चाहिए, वो बेसहारा है। अच्छा तो फिर तुम अपनी पिए को कॉल करो, उसे कहो कि मुझे यहाँ पर बुलवाए, अभी वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, मगर इससे पहले तुम मुझसे ये वादा करो, अगर वो लड़की मशल नहीं है तो आज के बाद तू मशल का नाम नहीं लेगा, और ना तू शराफत से शादी करेगा। बोल मंजूर है? मास ने अपना हाथ उसके हाथ पर फेंका, जिससे बुराक तेजी से थाम गया। भी सारा अब भी थोड़ी देर पहले किस लड़की का नाम ले रही थी? आई थिंक मिशेल, इसका कोई आईटी प्रॉब्लम चल रहा है। आप काइंडली मुझे वो दोबारा बताएंगे कि क्या मसला है उनके साथ? मास और ब्राक दोनों ही मशल नगरी पहुंच चुके थे, अब वो सारा से मशल के बारे में तफ्तीश कर रहे थे। जी सर, उनकी एंट्री को नामी लड़की से हुई थी, मगर उनका नाम मशल कुरैशी है, इसलिए बस ये थोड़ी सी करेक्शन बाकी रहती है। सर अपने प्रोफेशन दास में उसे बता रही थी, तो अब वो कहाँ है? क्या आपने उन्हें कमरा लाट कर दिया? ये सवाल बुराक की बजाय माज ने किया। जी सर, कमरे का अरेंज हो चुका है, वो थोड़ी देर में पहुंचती होंगी, इन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो इन दोनों की तरफ मुस्कुराती हुई नजर डालते हुए दोबारा अपनी फाइलों पर झुकी। माज ने आंखें सुखेकर बुराक को देखा, फिर बाजू सीने पर बांधे तंदिया अंदाज में बोला, वैसे मैंने पहली बार सुना है कि पागलों के शेल्टर हाउस में किसी नॉर्मल इंसान को रहने की जगह मिल जाती है। तेरी तो बहुत सारी ब्रांचें और भी हैं, तेरे शेल्टर होम और भी बहुत सारे हैं, वो यही क्यों आई? शायद वो इन पागलों को और मजीद पागल करना चाहती है। माज ने इशारे से बुराक की एक गहरी सांस ली, मगर कुछ ना बोला। तू चल ऑफिस में बैठ। बुराक उसे घसीटता हुआ अपने ऑफिस में ले गया। अबे छोड़, मुझे पागल कहाँ घसीट कर ले जा रहा है? छोड़ मेरा हाथ। माज अपना हाथ उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर बुराक की गिरफ्त बहुत सख्त थी। जाहल इंसान, हम इधर से बैठकर उसे देखेंगे, जहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं। वो लड़की जैसे ही रिसेप्शन पाएगी हमें यहाँ पर नजर आएगा, और अगर वो मुश्किल है तो हम जहाँ से पहचान लेंगे उसे। बुराक ने उसे दांत वसूल करती हुई नजरों से देखा। अभी तो सिर्फ मुशर के होने का इम्कान हुआ है तो मेरे इस दोस्त का दिमाग चलना शुरू हो गया, और अगर वाकई वो मुझे निकली फिर तो मेरे दोस्त की खैर नहीं। अब खामोशी से तो बैठने से रहा, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त कर। अब जाने कितनी देर इंतजार करना पड़े उस लड़की के लिए। अपने ऑफिस का सारा काम तेरी खातिर छोड़ कर आया हूँ। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि वहाँ रिसेप्शन पर कोई लड़की आकर खड़ी हुई, जिसने मुकम्मल अबाया पहना हुआ था। मुश्किल ही उसकी आंखें नजर आ रही थी, वो उस तरह से कोई बात कर रही थी। बुराक और मास दोनों ही अलर्ट हुए। बुराक शर्म कर बेचारी, कोई आपा गुल ही है ये बीबी, अच्छी तरह से देख ले ये मशल है। मास उसका चेहरा स्क्रीन की तरफ करते उसे अब डांट रहा था। यार अब मुझे क्या पता हिजाब में कौन है, मुझे सारा से पूछने दो, पहले ये कोई और होगी। उसने रिसेप्शन पर सारा को कॉल लगाई, जो पहले ही बेल पर उठा ली गई। जी सर,
मिस सना वो जिनका ज़िक्र आपने किया था, मिस गुल मशल, क्या वो आ गई हैं? वो बहुत मुहतात अंदाज में बात कर रहा था। बुराक की नज़र उससे हिजाब वाली पर थी। जी सर, मेरे पास खड़ी हैं वो। एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, कुछ नहीं, आप अपना काम करिए। वो मुझे उस होता फ़ोन को रख चुका था। मास कमर पर हाथ रखे उसे ही घूर रहा था। तुझे अंदाज़ा है तूने मेरा कितना वक्त बर्बाद किया है? खोदा पहाड़ निकला चूहा, और वो भी तेरी नहीं। अब बस ये देख मेरे हाथ, बख्श दे मुझे भाई। ये नीचे चलकर उस लड़की का चेहरा देखते हैं। बुराक अपनी चेयर से उठता हुआ उससे भी उठा गया। यार तू पागल पागल है। मशल हिजाब नहीं करती थी, और तुम इस लड़की से क्या हो गया? तुम मुझे मेरी मशल लग रही हो। ज़रा अपना हिजाब उठाओ, वो इतने जूते मारेगी तुम्हें कि तुम मशल का मेम भी भूल जाओगे। माज से डरने की एक्टिंग करने लगा। यार देख लेने में क्या हर्ज है? बुरा की नज़र अभी कैमरे पर थी। यार ये हिजाब वाली बहुत गसीली होती हैं। अपनी बहन वलीजा को भूल गए क्या? ये भी बुरा मान जाएगी। फिजूल हरकत करोगे तो तुम्हारी साकत भी खराब हो सकती है। मशल जिंदा नहीं है, मान लो इस हकीकत को। माज उसे नरमी से समझा रहा था। तो फिर जो मेरे मोबाइल पर जो नोटिफिकेशन आया था उसका क्या? वो भी झूठा है। देख मास, कहीं ना कहीं कड़ियाँ जुड़ रही हैं। तो मेरी बात को तहम्मुल से समझने की कोशिश कर। मैं जो कहना चाहता हूँ ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो पहले मुझे ये बता के जो लड़की है गुलजा मिशेल, ये जो भी है, यहाँ पर क्यों रहने आई है? तूने जहाँ उसे क्यों जगह दी है, जबकि ये नॉर्मल रहने वालों के लिए जगह नहीं है? यहाँ पर किसी को जगह नहीं मिलती। तेरे और बहुत सा शेल्टर सेंटर है, तूने उसे वहाँ क्यों नहीं भेजा? माजा पुलिस की तरह तफ्तीश कर रहा था। वो इसलिए कि उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि जब अपने भाई के साथ रहना चाहती है, उसका कोई भी नहीं है और ये जहाँ पर रहकर नाइट शिफ्ट करेगी, और जहाँ के मुलाजिम जहाँ पर रह सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बुराक ने अपनी तरफ उससे मुतमईन करने की कोशिश की। एक मिनट रुको जरा, इसका भाई क्या तो इससे मिल चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कल ही तो आया है। अगर तुझे इस पर शक है कि जो मछला है, तो डेफिनेटली जो भाई इसका जहाँ है वो सनी होगा। बात ही खत्म। हमें इस लड़की का चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट जाके उसके भाई को देखते हैं। अगर वो सनी है तो ये मछल ही होगी। किसी नामहरम को वो भाई तो बनाने से नहीं। मास का आइडिया उसके दिल पर लगा। अरे यार, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई? इसलिए तो मुझे स्मार्ट नहीं कहता। आखिर कोई बात हो तो है तुझ में। बराक ने मौत को खामोशी से गले लगा लिया। दोनों की हंसी इस माहौल की संजीदगी को तोड़ गई। दोनों रिसेप्शन से नए आने वालों का पूछा और इस गेट बराक की तरफ बढ़े जहां नए आने वालों को रखा जाता था। लंबी राहदारी, खामोश दीवारें, हल्की सी दुआ की बदबू और इर्द गिर्द शोर शराबा। कमरा नंबर 4 रिसेप्शन की लड़की ने बताया था। मास ने पहले झांका, फिर दरवाजे को थोड़ा खोला। अंदर एक नौजवान लड़का था। बाल बिखरे हुए थे, लिबास बेतरतीब, आंखों में बेरंगी और हाथों में एक पुरानी तस्वीर, वो जो बार बार चूम रहा था, फिर आंखों से लगाता, फिर जमीन पर रख देता। बुराक का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। ये सनी है। सनी को देखकर बुराक जैसे पत्थर का हो गया। सांसें थम गई, आंखें जमी रह गई और दिल की धड़कन जैसे रुककर फिर जोर से चलने लगी हो। ये सनी है। बुराक ने बेयकीनी से सरगोशी की, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो। मास की आवाज, चोर, सब कुछ पसे मंजर में जा चुका था। उसकी आंखें बस उस लड़के को देख रही थी जो सनी था, और अगर वो सनी था तो फिर वो लड़की वो मशल ही है। बुराक के चेहरे पर खुशी का तूफान था। ऐसी खुशी जो अल्फाज से नहीं, आंखों से बयान होती है। वो कमरे के दरवाजे से पीछे हटा, दीवार से टेक लगा ली, जैसे कदमों में जान ही ना रही हो। वो मेरी मशल है, वो जिंदा है, वो मेरे शहर में है, मेरे शेल्टर में वो मिल गई। आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए। वो दीवार से हटकर जैसे चलना भूल गया हो। कदम लड़खड़ाए, होंठों पर सिर्फ एक नाम था, मशल। सनी ने चौंका सर उठाया, कुछ पल आंखें घुमाई, फिर हंस दिया। बेनबत पागलों जैसी हंसी, जैसे लफ्जों का कोई मतलब ही ना हो। वलीजा वलीजा, उसकी चीखें पूरे ब्लॉक में गूंजने लगी। उसे झटके पड़ने लगे। वो दीवाना वार हाथ मारने लगा। मेरी वलीजा कल आएगी मिलने। उसने सर दीवार से टिका दिया। मांस होंठ बेंचे, हाथों की मुठ्ठियां बनाई। वलीजा का नाम उसके मुंह से बर्दाश्त कर रहा था। उसका चेहरा मिट्टी की मान दहक रहा था, आंखें सर्द और खौफनाक हद तक सुरखती। जब उसकी बर्दाश्त की हद पार हुई तो उसने आगे बढ़कर सनी को गर्दन से जकड़ लिया। जब मेरी बीवी का नाम अपने नापाक मुंह से मत ले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बुराक फौरन आगे बढ़ा और मांस का हाथ थाम लिया। छोड़ दे, वो पागल हो चुका है। मांस, उसे कुछ याद नहीं। सनी हंसता रहा, जमीन पर बैठा हाथों से धूल समेटता रहा, फिर वलीजा का नाम लेता। मांस का खून चला गया। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। बुराक, छोड़ मुझे। बुराक फौरन बीच में आया। उसने दोनों हाथों से मांस को रोक लिया। नहीं मांस, रुक जा, पागल हो चुका है वो। उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है। वो वक्त में कहीं अटका हुआ है, शायद वलीजा के साथ किसी याद में। याद मेरी जो थी। मांस का लहजा जहर आलूद हो गया। मैं उसे ना मानूं। अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के अमले की 2 नर्सें और 2 मर्द वार्डन अंदर भागे। एक ने बेहोशी का इंजेक्शन निकाला, दूसरे ने सनी को पकड़ने की कोशिश की। बुराक ने फौरन मांस का हाथ पकड़ा। बस कर मांस, चल जहाँ से। तू समझ क्यों नहीं रहा? वो पागल है। वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। तू तू तो चाहता है मैं कुछ ना कहूँ, इसे यूं ही छोड़ दूँ। हाँ, छोड़ दे मांस। जो शख्स होश में नहीं, जो खुद को भी नहीं पहचानता, वो अब किसी का क्या बिगाड़ सकता है? कुदरत ले रही है अपना इंतकाम उससे। मांस ने दांत पीसे, फिर एक झटके से पीछे हट गया। बस बुराक, अब मुझे यहाँ से जाने दे, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जिस पर मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा। वो लंबे लंबे डंग भरता हुआ वहां से निकल गया।
वो शदीद राजनाइम करते हुए कुरैशी हाउस की तरफ गामजन था। सनी की आवाज़ उसके कानों में जहर घोल रही थी। मेरी वलीजा, उसने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा। वो पागलों की तरह ड्राइव करता वहां पहुंचा। कुरैशी हाउस करीब आ रहा था। उसने कार का हॉर्न जोर जोर से बजाना शुरू किया। स्टीयरिंग पर थप्पड़ मारे, गालियां बकी और होंठ भैंचे। गाड़ी एक झटके से कुरैशी हाउस के सामने रुकी। टायरों की चीख सुनाई दी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, बिल्कुल बेकाबू, जज्बाती आंखों में बिजलियां, जैसे आज वो कुछ न कुछ तोड़कर ही दम लेगा। मास कुरैशी हाउस के मरकजी दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मुलाजमीन घबरा गए, कुछ बोलना चाहा मगर उसकी आंखों का जुनून देखकर चुप हो गए। कदम बिजली की तरह सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। वो बगैर दस्तक दिए सीधा वलीजा के कमरे में घुसा। वलीजा आईने के सामने बात समेट रही थी। अचानक दरवाजा का जोर से खुलना, फिर मास का चेहरा देखकर वो घबरा गई। मास, आप खैरियत? वलीजा ने हैरानी से पूछा, मगर मास कुछ न बोला। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, वलीजा का हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। वलीजा इस अचानक से हुई वारदात पर बौखला गई। मास, क्या हुआ है? वो अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। वलीजा के हाथ कांपने लगे। मास, क्या हो गया है? छोड़े मुझे। मास की आंखों में एक साथ मोहब्बत, तकलीफ और जुनून था। मास उसे सुन ही कहाँ रहा था। उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। वलीजा ने बेसाख्ता खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, किसी की याद में भी नहीं, किसी के ख्याल में भी नहीं, बस मेरी हो। वलीजा का सांस रुकने लगा। ये कौन सा मास था? ये तो वो मास नहीं था जो हर बात पर नरमी से मुस्कुरा देता था, जो हर झगड़े के बाद हाथ थाम लेता था। मास, होश में आए, ये क्या कर रहे हैं? वो चिल्लाई, लेकिन मास की आंखों में आग जल रही थी। मैं नहीं देख सकता वलीजा, किसी और के दिल में तुम्हारी जगह, किसी और की जुबान पर तुम्हारा नाम मैं नहीं सुन सकता, नहीं। वलीजा की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझ पर शक कर रहे हैं, मेरे किरदार पर, मेरी मोहब्बत पर। मास ने उससे खुद से अलग किया। जिस दिन मास अपनी वलीजा पर शक करे तो वो दूसरा सांस भी ना ले सके। फना हो जाऊं मैं अगर तुम पर शक करूं। तुम पर शक करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा वलीजा। तुम मेरा मान हो, मेरा फख्र हो, मेरी सबसे कीमती अमानत हो, और अमानतों पर शक नहीं किया जाता, उनकी हिफाजत की जाती है। तो फिर क्यों मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आपको? क्या वलीजा मास के अलावा किसी और को सोच सकती है? वलीजा ने लब बेंचे, आंखों से दो मोती बह निकले, एक ऐसे आंसू जो सिर्फ यकीन से निकलते हैं। जब कोई कह दे कि वो तुम्हें दुनिया से बढ़कर चाहता है और तुम इसमें झूठ तलाश ना कर सको। मास ने आस्तगी से उसका माथा चूमा और वो दोनों एक लम्हे खामोशी में बंद हो गए, जहाँ कोई खौफ न था, कोई शक न था, बस मोहब्बत थी। मेरा मीर के रोने की आवाज पर दोनों इस अफसोस से निकले, जाओ हमारी शहजादी रो रही है, उसे देखो। मास खुद को संभाल चुका था। नहीं, अब ठीक नहीं है मास, मुझे घबराहट हो रही है। मैं ठीक हूँ, बस मुझसे दूर मत जाया करो। मास, अब ठीक नहीं है, अब जहाँ बैठे मैं रमीन को देख लूँ। वो हकीकतें आज मास की हालत से परेशान हुई थी। सुनो। मास ने वलीजा को पकड़ा जो रमीन को गोद में उठाई उसी की तरफ बढ़ रही थी। एक आप ही तो है जिसकी सिर्फ मैं सुनती हूँ। मुस्कुराकर रमीन को उसकी गोद में डाल गई। चलो ना घर प्लीज, मैं बहुत बेचैन हूँ, मेरा दिल, मेरा घर, मेरा कमरा। वो रमीन को चुमता हुआ बोला, जो बाप की तारी चुभने से बुरे बुरे मुंह बनाती, बस फिर से रोने को तैयार थी। मास, आज बराक भाई मुझे और रमीन को साथ ले जाना चाहते हैं, उनका दिल टूट जाएगा। मास ने नजर उठाकर अपनी बीवी को देखा जो निखरी निखरी सी खड़ी तैयार थी बराक के साथ जाने को। वो आज के बाद किसी को याद नहीं रखने वाला, उसे तो आज अपनी होश नहीं। तुम बस चलो मेरे साथ। वलीजा के रमीन के लिए फिटर बनाते हुए हाथ रुके। क्यों, ऐसा क्या हो गया है भाई को? वलीजा ने हंसते हुए पूछा। आज वो मुशल के साथ है, तुम्हारी भाभी जिंदा है, मास ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बताया। फिर वलीजा के हाथ से नीचे गिरा, उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया। क्या? वो शेल्टर होम की राहदारी से गुजरता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। दिल की धड़कनें जैसे काबू में नहीं आ रही थी। हाथ वो खुद दरवाजे के हैंडल पर गया, लेकिन वो रुक गया। आंखें बंद की, मैं खुद को तैयार किया उसका सामना करने के लिए। फिर आहिस्तगी से दरवाजा खुला। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार के पास एक नरम सा सोफा रखा था और उस पर वो बैठी थी। वो अब तक हिजाब में थी। फोन पर किसी से गुफ्तगू जारी थी। बुराक का दिल ठटक गया, कदम जमीन में जैसे गिर गए। मशल, उसके लबों से वो मुश्किल निकला और जैसे ही उसकी आंखें बुराक की आंखों से मिली, वक्त थम गया। मशल, वो दोबारा बोला। मशल की जुबान गंग और आंखें पत्थर की हो गई थी। इतनी एहतियात के बाद भी उसका माजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। आप गर्ल्स रूम में दाखिल हुए हैं जहाँ कोई मशल नहीं, आप तशरीफ ले जाएं। वो फोन को साइड पर रखती खड़ी होती अपना रुख भी मोड़ गई। क्यों क्यों मशल, वो खुद को क्यों छुपाती रही? बोलो, कसम उठाओ कि कभी दिल में ख्याल नहीं आया? वो एक कदम बढ़ाता उसकी जानिब हुआ। अरे आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आप कैसे किसी और के कमरे में घुस के फजूल बकवास कर रही है? तशरीफ ले जाए इससे पहले कि मैं इंतजामिया को आपकी शिकायत लगाऊं। मशल ने उसे डराने की कोशिश की। वो उसके और करीब हुआ। मशल ने वहां से भागना चाहा, मगर बुराक एक ही जस्ट में उसका बाजू पकड़े उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर गया। बुराक ने उसकी आंखों में गौर से देखा। वो तिल अब भी वही था, अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो एक झटके में उसका हिजाब उसके चेहरे से खींच चुका था। मशल का चेहरा जैसे एक ख्वाब बनकर उसके सामने आ गया। वो चेहरा जो उसकी रातों का चिराग था। मशल का रंग एकदम उड़ गया। वो पीछे हटना चाहा, मगर बुराक ने उसे हिलने भी ना दिया।
اب بھی کہو گی کہ تم مجھے نہیں جانتی، انکار کرو گی میری بیوی ہونے کا، دھتکارو گی اپنے مرد کو۔ مشل کے آنسو بالآخر بہہ نکلے۔ ایک سخت لمحے میں وہ کانپتی آواز میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم مجھ پر اس طرح سے اپنی دوست جماؤ۔ مشل نے خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی پوری طاقت لگا دی۔ بیوی پر اس کے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے، میں حق رکھتا ہوں تم پر۔ نو مسٹر قریشی، من چاہی عورت بولو، اور میں تو تمہارے سر پر تھوپی گئی ہوں، مسلط ہوں۔ کبھی سوچا نہیں تھا دوبارہ سامنا ہوگا، مگر آج مل گئے تو چلو سارے حساب بھی باغ کر لیں۔ آئی نیڈ اے ڈائیورس مسٹر براک، مجھے طلاق چاہیے تاکہ آئندہ ہمیں کبھی ایک دوسرے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مشل کی بات پر براک زلزلوں کی زد میں آتا ہوا سر سے پاؤں تک ہل گیا۔ ہوش کرو بیوی، جانتی ہو کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ لفظ دوبارہ منہ سے نکلا تو کھینچ کر تھپڑ لگاؤں گا۔ تم عورتیں پردہ کر کے کیا سمجھتی ہو؟ سچی پکی مسلمان صرف تم لوگ ہو۔ جانتی ہو جو لفظ تم نے اپنے منہ سے بکے ہیں وہ ہمارے اللہ کو کتنے ناپسند ہیں؟ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، اور تم کتنی بے شرمی سے مجھ سے مانگ رہی ہو۔ مشل جی بڑھ کر شرمندہ ہوئی۔ اس نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اسلام میں طلاق کو آخری حل کے طور پر رکھا گیا ہے، نہ کہ معمولی اختلاف پر فوری فیصلہ۔ ٹھیک ہے، میں نے غلط جملہ بولا، مگر اس رشتے کو کیوں گھسیٹنا چاہتے ہو تم؟ ہم دونوں کے لیے صرف تکلیف ہے۔ براک نے اسے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ 3 سال مشل، پچھلے 3 سالوں سے میں اس گلٹ میں تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تمہاری قدر نہیں کی، خود کو کوستا رہا کہ کاش اس دن میں تم لوگوں کے ساتھ چلا جاتا، مگر تم نے 3 سال خود کو چھپایا کہ یہ ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے زیادہ ظالم ہو۔ کیا ملا تمہیں؟ بولو کیا ملا؟ خود در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہو۔ اس زندگی کو چن کر تم کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ مشل نے خود کو جھٹکے سے چبایا۔ حاصل؟ کچھ بھی حاصل نہیں کرنا تھا، تبھی تو میں تمہارے راستے سے ہٹ گئی، میری وجہ سے تم ذلیل ہوئے، تمہارے ارمان، تمہارے خواب سب ٹوٹ گئے، میں کیوں آتی واپس؟ براک ساکت ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ ان سالوں میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے تو ان 3 سالوں میں تمہیں ہر چیز میں تلاش کیا ہے، تو جانتی ہو جو تم پناہ لے رہی ہو، ماری ماری پھر رہی ہو، تم اس جگہ کی مالک ہو۔ یہ مشل نگری میں نے تمہارے نام پر تمہاری یاد میں بنوایا ہے۔ مشل نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا کہ کیا مطلب براک؟ تم یہاں کے مالک ہو، مطلب یہ جگہ تمہاری ہے؟ فون پر تم تھے براک؟ وہ صدمے کے مارے صوفہ پر بیٹھ گئی۔ براک نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو یہ قدرت مجھ سے چھیننا چاہتی تھی اور میری ہی گود میں آ کر گری۔ مطلب گرو گی؟ وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے اسے تپا گیا۔ مشرا اس کی بات پر سرخ ہوتی اپنا حجاب زمین سے اٹھاتی دروازے سے نکلنے کو تھی کہ براک نے وہ حجاب اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا، ساتھ اسے بھی اندر کی طرف دھکیلا۔ جب میرے ساتھ جانے کی اتنی جلدی ہے پہلے بتاتی نا، میں بلا وجہ اپنا ٹائم برباد کر رہا ہوں تمہیں سمجھا کر۔ براک مجھے جانے دو پلیز، مجھے نہیں معلوم تھا یہ مشل نگری تمہاری ہے۔ وہ اس کے حصار میں مچل رہی تھی جو دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا۔ میری نہیں تمہاری، یہ نگری میری مشل کی ہے، جانے کی بات اب مت کرنا، اب تمہارا ہر راستہ ہر منظر مجھ سے شروع اور مجھ پر ہی ختم۔ وہ بہت نرمی سے اس کا حجاب اسے واپس پہنا گیا تھا۔ مشل تو بس لمحہ لمحہ اس براک کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ براک وہ نہیں جسے وہ 3 سال پہلے چھوڑ گئی تھی۔ 3 سال پہلے بھی زبردستی کی تھی، معاف کرنا آج بھی کرنے لگا ہوں، مگر آج پورے حق سے اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ براک نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ براک کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ کہاں لے جانا ہے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، میرا ہاتھ چھوڑو۔ مگر براک سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس نے مشل کا ہاتھ زور سے تھاما اور دروازہ کھولتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ گیا۔ براک چھوڑو، مجھے لوگ دیکھ لیں گے، سب کیا کہیں گے، میری بدنامی ہوگی، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ مگر براک اس کی ایک نہیں سن رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، خود کو روک رہی تھی، مگر براک نہ لڑکھڑایا نہ پیچھے ہٹا۔ وہ مشل کو جہاں لے جا رہا تھا مشل کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ براک اسے اس مقام پر لے جائے گا۔ وہ مشل کو گھسیٹتے ہوئے مشل نگری کے مین آفس میں لے آیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسی اپنی چیئر پر بٹھاتا سالہ کو کال ملا گیا۔ مس سالہ، سارے سٹاف کو 2 منٹ کے اندر اندر میرے آفس میں بھیجیں، مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ وہ حکم صادر کرتا ہوا مشل کی طرف اٹھا۔ کچھ کھاؤ گی مشل؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان کے بیچ کچھ ہوا ہی نہیں۔ زہر لا دو، مشل نے سر کر بولا۔ وہ تو نہیں ہے، کچھ اور چلے گا، کچھ پیو گی تو وہ منگوا دوں؟ وہ ابھی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں تمہارا خون؟ براک کی چائے اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ لو، دل مانتا ہے تو پی لو، ایک قطرہ بھی مت چھوڑنا، تمہاری قسم، اف بھی نہیں کروں گا۔ وہ اپنا بازو اس کے آگے کرتے ہوئے اسے آفر کر رہا تھا۔ براک بند کرو یہ ڈرامہ، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں لائے ہو مجھے جہاں؟ وہ چیئر سے اٹھتی ہوئی اب باقاعدہ اس سے لڑنے کے موڈ میں تھی۔ اب لگ رہی ہو نا میری بیوی، تم لڑتی ہوئی اچھی لگتی ہو، بہت پیار آتا ہے تم پر۔ براک اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ براک مجھے وہ خواب مت دکھاؤ کہ جن کے ٹوٹنے پر انسان کی روح تک جھلس جاتی ہے۔ میں نے خود کو تم سے دور تمہارے لیے ہی رکھا کہ شاید میرے جانے کے بعد تم اپنی مرضی کی زندگی گزار سکو، تم پر کوئی زور زبردستی نہ ہو۔ تو اب کیوں تم اب خود اپنی زندگی سے اپنے ہاتھ دوبارہ صاف بنانا چاہتے ہو؟ وہ نہ سمجھی سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس وقت میں تمہیں جو بھی کہوں گا تم میری کسی بھی بات پر یقین نہیں کرو گی۔ مجھے معلوم ہے اپنے ہم رشتے کو وقت پر چھوڑتے ہیں، یہ وقت تمہیں خود بتائے گا کہ میں وہ براک نہیں ہوں جسے تم چھوڑ گئی تھی۔
तुम्हारे जाने के बाद मैं वो ना रहा जो हुआ करता था। मैं अब अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। बस एक मौका दे दो, सिर्फ एक। वो उसकी आंखों में झांकता हुआ उसे अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। जब सारा के नौ करने पर दोनों एक दूसरे से थोड़े फासले पर खड़े हुए। सर सब आ गए हैं, आपको कोई जरूरी बात करनी थी। सारा के पीछे पूरी टीम अंदर दाखिल हुई। बुराक ने सर हिलाकर सबको इकट्ठा किया। मुझे आप सबको इन्फॉर्म करना था कि आज से जहाँ का चार्ज मिसिस बुराक संभालेंगी। आप लोग हर छोटी बड़ी बात के लिए इनसे ही राब्ता करेंगे। बुराक, ये क्या क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं नहीं। मशल ने उसका बाजू जोर से थामा, मगर बुराक ने उसे झटके से करीब करते हुए उसको खामोश रहने का इशारा किया। सर, मगर हमने तो सुना था आपकी वाइफ का मर्डर हो गया है। क्या आपने सेकंड मैरिज की है? एक वक्त थोड़ा शोखा हुआ। शी इज़ माई फर्स्ट एंड ओनली वाइफ मशल कुरैशी। आप लोगों के लिए बस इतना ही बहुत है कि मेरी मिसेज जिंदा सलामत है, मेरे साथ हैं। क्यों, क्या, कैसे? इन बातों से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आइंदा सवाल सोच समझ कर कीजिएगा। मुझे को जहाँ किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इज़ दैट क्लियर? वो स्मार्ट लहजे में बोला। श्योर सर, डोंट वरी, मैं सबको अच्छे से समझा दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। सर ने मुशल की तरफ मुस्कुरा कर देखा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मिसिस ब्रॉक आप लोगों को कल से ज्वाइन करेंगी। वेलकम टू द टीम मिस आई मीन मिसिस बुराक। मुशल ने पलके जबकि। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। मिसिस ब्राक आप लोगों को कल से ज्वाइन करेंगी। ब्राक ने आखिरी बात कहते हुए नजरें सब पर गा दी। सबने सा हिलाया और आहिस्तगी से कमरे से निकलने लगे। बशर वहीं खड़ी रही, खामोश, आंखों में हैरानी, दिल में कई सवाल लिए खड़ी थी। सुबहान की जैसे वादे के मुताबिक उसकी नानों के घर पहुंच गया था। दरवाजा मरियम ने खोला था। वो सुबहान को देखकर हैरत में मुब्तला हुई। अरे भाई आप, आज तो हमारी ईद हो गई। वो खुशी के मारे दरवाजे पर खड़ी सारी बातें कर रही थी। तुम्हारी बहन मुझे लाती ही नहीं, झूठे मुंह भी नहीं बोलती कि अम्मी की तरफ चले, तो सोचा तुम सबसे खुद मिल लूं। कहाँ है सब? भाई आप अंदर आ जाए, सब अंदर हैं। और आप फातिमा आपी को छोड़ाई जी, आपका अपना घर है, आपका जब दिल करे आया करे। ये जुमला सारा था, मगर सुबहान के दिल पर गहरा असर कर गया। शाइस्ता आपा की मेहमान नवाजी उससे पहले दिन से ही पसंद थी। सिवाय फातिमा की चाय के उसे उसके हाथ की वो पहली चाय आज भी याद थी। वो जेरला मुस्काता हुआ खिजक की तरफ बढ़ा जो अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाए उसकी जानिब ही दौड़ा था। कैसा है मेरा शहजादा? सुबहान ने उसे गोद में उठाते कितने ही बोसे ले डाले। मेनली चॉकलेट। खिजरा उसकी पॉकेट चेक करते हुए बोला, अभी नहीं, जब खाना खाओगे फिर दूंगा। मामा कहाँ हैं? भाई वो सब कमरे में है, दस्तरखान लगाया हुआ है, आप भी आ जाएं। खिजा की जगह मरियम ने जवाब दिया। हाँ चलो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। वो अंदर कमरे में दाखिल हुए जहाँ सब नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। सुबहान को देखकर सबने खाना छोड़ दिया और खड़े हुए। अरे सुबहान बेटा, कैसे हो बेटा? फातिमा के अब्बू ने सुबहान को गले लगाया। शाइस्ता बेगम ने सर पर प्यार दिया, मगर अब उन्हें फिक्र थी कि दामाद के आगे क्या रखेंगे। बाहर से ऑर्डर करने में टाइम लग जाएगा और गैस भी इस वक्त चली गई होगी कि घर में कोई सेव हो जाए। फातिमा भी हैरान परेशान खड़ी थी। ये कहाँ से नमूदार हुए मरियम? वो मरियम की तरफ झुकती हुई बोली। जहाँ से आप नमूदार हुई थी आपकी माँ के पेट से। फातिमा से घूरते हुए उससे दूर हुई। आपने आना था तो मुझे बता तो देते। फातिमा ने सुबहान के करीब खड़े होकर सरगोशी में कहा। क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? क्या ये मेरा घर नहीं? सुबहान ने उल्टा फातिमा से सवाल किया। है ना, मगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनवा लेती। वो दस्तरख्वान की तरफ देखती फिर मायूस हुई जहाँ माश की दाल बनी हुई थी जो सुबहान को जहर लगती थी। तो क्या तुम क्या कुछ गंदा खा रही थी? सुबहान उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ा। सुबहान रुके, मैं ऊपर खाना रखवा देती हूँ, नीचे कैसे बैठेंगे आप? वो सुबहान का बाजू पकड़े उसे दोबारा रोक गई। क्यों यार, नीचे कांटे उगे हुए हैं क्या? हद है। वो अनसुनी करता आराम से नीचे बैठ गया। बेटा तुम कुछ देर बातें करो, मैं अभी आता हूँ। फातिमा के वो कुछ लेने की घर से कमरे से बाहर निकलने को थे, मगर सुबहान ने रोक लिया। अंकल आप यहाँ बैठे, आपका खाना ठंडा हो रहा है, मैं यही खाऊंगा जो आप सब खा रहे हैं। बेटा जिद मत करो, अभी ऊपर खाना लगा देते हैं, आराम से खाओगे। सुबहान ने शाइस्तगी मगर पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। नहीं आंटी, मैं यही खाने आया हूँ, आपके साथ, आप सबके साथ। सब हंस दिए। माहौल में जो हल्की सी गिरा थी वो खुल गई। फातिमा चुपचाप सबके सामने बैठ गई, मगर दिल रसस के मारे बेचैन था कि ये सुबहान को क्या हुआ है। वो सुबहान को यकटकी बांधे देख रही थी। सुबहान को ये दाल जहर लगती थी, मगर वो क्यों खा रही है? वाह आंटी, मज़ा आ गया, अल्लाह पाक आपके हाथ सलामत रखे, बहुत उम्दा दाल बनाई है, मैं ओवर होकर खा रहा हूँ। वो खुले दिल से तारीफ कर रहा था। शाइस्ता पर शर्मिंदा हो रही थी और फातिमा हैरान। बेटा क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? मुझे ज़रा सा भी इल्म होता तो मैं कुछ और बनवा लेती। ये फातिमा की पसंदीदा है, इसी की फरमाइश पर मैंने बनाई थी। दोपहर में बिरयानी भी थी। वो वजाहत देती हुई सुबहान को बहुत मासूम लगी। आंटी मैं भी आप लोगों की तरह इंसान हूँ, सादी सी तबीयत का। अब मुझे अगर बेटा समझती हैं तो मुझे बेटे की तरह ही ट्रीट करे। मेरी माँ जो पकाएगी वो मेरे लिए बरकत है। अब एक अच्छी चाय हो जाए। क्यों अंकल? फातिमा के अबू को मुखातिब करते हुए सुबहान नीचे से उठा। वो सुबहान की सारा तबीयत से वाकिफ तो थे, मगर आज उसके गर्विदा भी हो गए थे। फातिमा तो बस आंखें फायों से देख रही थी। क्या हुआ सुबहान को आज? बात सुने। वो धीरे से खिसकती हुई सुबहान के करीब बैठी। वो भी उसी की टोन में बोला। आप क्यों कर रहे हैं सब? मेरा मतलब ये सब क्या था?
सुबहान उसके सवाल पर यकीनन हैरान हुआ। क्या मतलब क्या था? नॉर्मल था सब कुछ? क्या नहीं होना चाहिए? नहीं, नॉर्मल नहीं था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि नॉर्मल नहीं था? क्योंकि आप नीचे नहीं बैठते और ये दाल आपको जहर लगती है। वो एक ही सांस में बोला। मैं नीचे नहीं बैठता। ये किसने बोला? तुमसे कभी मुझसे पूछा? और रही बात दाल की, ये तो अल्लाह का रिज़्क है। हाँ, मैंने पहली बार इतने मज़े से दाल खाई तो आज शौक से ज़्यादा खा ली। तुम भी इतने ही मज़े की बनाओगी तो इससे भी ज़्यादा शौक से खाओगी। फातिमा उसकी बात पर ना हंस सकी ना कुछ बोल सकी। उसकी नज़रें उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रही थी जो आज कोई और लग रहा था, बहुत करीब और बहुत सच्चा। सुबहान खामोशी से उसे देखता रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, फातिमा मुझे दौलत से कोई गर्ज नहीं, मेरे लिए तुम अहमियत रखती हो। फातिमा का दिल जैसे रुक गया, कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। सुबहान ने नजरें उसके चेहरे पर मरकूज रखी। तुमने कभी जिद नहीं की। सुबहान अम्मी की तरफ भी चले। हमेशा अकेली ही आती और अकेली ही वापस आती, और मेरा कभी ख्याल भी नहीं वहां गया कि तुम क्यों नहीं कहती। तुम्हें लगा कि मैं मजाक उड़ाऊंगा, गरीब जानूंगा, है ना? नहीं सुबहान, ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है आप दिल के कितने अच्छे हैं। बस मुझे लगा आपको शायद यहाँ आना पसंद नहीं। शादी के शुरू में आपको बोला तो आप हमेशा मना करते, फिर मैंने आपको तंग नहीं किया। फातिमा ने हमेशा की तरह सच बोला। यार वो मुशर की डेथ की वजह से मैं परेशान था, शायद इसी वजह से मना कर दिया हो और तुम समझे कि मैं आना नहीं चाहता। मेरी बेवकूफ़ बीवी। सुबहान ने उसकी हल्की सी नाक प्रेस की। सुबहान की तवज्जो बटी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। वलीजा की कॉल आ रही थी। सुबहान ने कॉल अटेंड की। जी बेटा वलीजा, अब बोर तो नहीं हो रही अकेले? सुबहान अपने लहजे में शफकत समोए उससे पूछ रहा था, भाई अब कहाँ है? वलीजा की आवाज़ में परेशानी थी। खैर तो है बच्चे, इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक है? सुबहान की छठी हिस्सेदार हुई। भाभी आपको पता है मशरफ भाभी जिंदा हैं? क्या क्या कहा तुमने? सुबहान की गिरफ्त फोन पर सख्त हो गई। मशरफ जिंदा? कोई बम था जो सुबहान पर गिरा था? जारी है।